दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। देश के कई राज्यों में चुनाव की तैयारियां बहुत जोर शोर से हैं और उसमें एक बहुत प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, असम में चुनाव होने वाला है, केरल में और पुडुचेरी में। हर जगह के चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, जो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है, इन दोनों के बीच जिस तरह की राजनीतिक टक्कर चुनाव से पहले भी लगातार दिखती रही है, पिछले चुनाव में देखी गई, कई बल्कि कहा जाए कि कई वर्षों से, पिछले चुनावों से लगातार ये टकराहट जो बंगाल की है, हर हालत में ऐसा लगता है कि बीजेपी उस राज्य को कैप्चर करना चाहती है, उसको चाहती है कि वहां भी किसी तरह उसकी सरकार बन जाए। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण बन गया है बंगाल का चुनाव। बंगाल के चुनाव की एक खास विशेषता यह है कि एसआईआर को लेकर बहुत बहुत विवाद है। इतना विवाद है कि वो न्यायपालिका तक पहुंचा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो स्वयं वकील बनकर पेश हुई वहां पर, उसको भी लेकर काफी चर्चा रही। छापेमारी हुई उन लोगों पर जो ममता बनर्जी जी के बहुत करीब हैं, उनकी पार्टी के लिए चुनाव का संचालन और उसकी रणनीति तय करते रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसलिए एक बड़ी आशंका जाहिर की जा रही है कि लाखों लाख जो एसआईआर में मामला पड़ा हुआ है मतदाताओं का, 60 लाख के आसपास, तो इनका क्या निपटारा हो पाएगा? 60 लाख वोटर जो हैं अभी भी असमंजस में, उनकी उनकी मतदाता का स्टेटस है कि वे मतदाता होंगे या डिलीट कर दिए जाएंगे उनके नाम। इसके लिए कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है, पहलकदमी ली है और एक बना दिया गया है एक तरह का ट्रिब्यूनल, जिसमें बहुत सारे जो झारखंड और एक अन्य राज्य के, संभवतः उड़ीसा अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तो वहां के जुडिशियल ऑफिसर्स को बुलाया गया है कि और वो इस काम का निपटारा कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उसको उसकी निगरानी कर रहा है। तो ये सारे सवालात हैं कि क्या बहुत जल्दी 60 लाख लोगों के बारे में सब कुछ तय कर लिया जाएगा, या ये अधर में लटका रहेगा और ये एक बहाना बन जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, जिसके बारे में आजकल कहा जा रहा है कि वो सत्ताधारी जो दल है केंद्र में, उसकी ही केवल सुनता है, दूसरों की कोई बात नहीं सुनता है। तो क्या ये एक बहाना बन जाएगा चुनाव को टालने का? अब संजोग देखिए कि इसी बीच में तमिलनाडु में जो गवर्नर रहे आर एन रवि साहब, जिनकी काफी चर्चा रही है, काफी विवाद रहे हैं जिनको लेकर कि वो गवर्नर या राज्यपाल के तौर पे उतना उनका उनका नाम नहीं है एक अच्छे गवर्नर के रूप में, एक अच्छे राज्यपाल के रूप में, बल्कि उनकी ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर रहती है कि वो दिल्ली के इशारे पर काम करते हैं और राज्य में अगर विपक्षी सरकार है तो उसको हमेशा परेशान करते हैं। तो आर एन रवि साहब को ऑल ऑफ सडन बंगाल भेज दिया गया है और वो वहां के राज्यपाल बन गए हैं। इससे भी बल मिला है इस बात को लेकर कि क्या बंगाल का चुनाव नॉर्मल ढंग से होगा या राष्ट्रपति शासन के दौरान होगा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने सोचा कि बंगाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पत्रकार, जो देश के कई बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं, पूर्वांचल प्रहरी में काम कर चुके हैं, असम के बहुत मशहूर अखबार, इसके अलावा वो जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का जो अखबार है, उसके वो बंगाल से प्रतिनिधि रहे हैं। प्रभाकर मणि त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बिल्कुल मैंने जानबूझकर थोड़ा अपने दर्शकों श्रोताओं को एक तरह से उनको अपने विषय से इंट्रोड्यूस किया कि हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं। आपसे बिल्कुल एक लाइन का सीधा सवाल है कि आप क्या समझ रहे हैं, नॉर्मल ढंग से चुनाव होगा या इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो उलटफेर कहला सकती हैं और राष्ट्रपति शासन की नौबत भी आ सकती है? जी, इस बार नॉर्मल तो मुझे चीजें नहीं लग रही है। कई किंतु परंतु नजर आ रहे हैं। जैसा अंग्रेजी वाले कहते हैं, इफ्स एंड बट्स बहुत लग रहा है। कई चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर है, उसको अलग भी रख दें तो सपोर्टिव जो मुद्दे हैं इनके समर्थन में, एक तो राज्यपाल सीबी आनंद बोस बढ़िया काम कर रहे थे।
अपने पूर्ववर्ती जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ की तरह विवादों में भी नहीं रहे थे, ज्यादा काम बढ़िया कर रहे थे, लेकिन रातों रात उनको बदला जाना ये समझ में नहीं आया। फिर राष्ट्रपति आई थी उत्तर बंगाल एक आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने, उन्होंने राजनीतिक बयान दिए, उस पर विवाद हुआ। ममता ने जवाब दिया कि मुझे कोई राष्ट्रपति ने कहा कि न मुख्यमंत्री आई न कोई मंत्री आया, तो ममता का कहना था कि मैं तो यहाँ धरने पे बैठी हूँ और ये चुनाव का समय है, इसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से ही काम किया गया है, कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। तो ये सब मुद्दे, उसके बाद चुनाव आयोग की पूरी टीम आई, पूर्ण पीठ यहाँ पहुंची, जगह जगह काले झंडे दिखाए गए, मुख्य चुनाव आयुक्त को लोकतंत्र का हत्यारा बताने वाले पोस्टर देखे गए, विरोध प्रदर्शन हुआ, गो बैक के नारे लगे। इन सब चीजों को अगर एक साथ रखकर देखें तो आगे का रास्ता धुंधला ही नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता इस बार स्थिति सामान्य है। सबसे बड़ा सवाल है एसआईआर को लेकर, क्योंकि जो 58 लाख नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में कटे थे, उसके बाद 5 लाख करीब नाम और कटे, और अब 60 लाख से कुछ ज्यादा लोगों के नाम हैं विचाराधीन, जो तार्किक विसंगति वाली सूची में है, जिनके कहीं पिता और पुत्र की उम्र में फासला बहुत कम है, किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है। तो इस पर तमाम विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह जिम्मा सौंपा कि उसकी निगरानी में न्यायिक अधिकारी काम करेंगे। माने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में संभवतः पहली बार है जब मतदाता सूची तैयार करने का जिम्मा न्यायिक विभाग पर सौंपा गया है। चुनाव आयोग का इसमें कोई दखल नहीं है, और चुनाव आयोग न्यायिक अधिकारियों के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, 2-3 और न्यायाधीश हाईकोर्ट के रहेंगे, वहां शिकायत की जा सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है, और तृणमूल कांग्रेस में आशंका भी है इसकी, कि क्या समय पर ये काम पूरा हो पाएगा, मतदाता सूची कंप्लीट हो पाएगी या नहीं। इसकी वजह यह है कि करीब 700 से कुछ ज्यादा न्यायिक अधिकारी उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के 530 अधिकारी हैं, वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन कल तक हाईकोर्ट की जो रिपोर्ट थी, अब तक 15 लाख मामलों का ही निपटारा हो सका है 60 लाख में से। तो यानी औसत देखें तो रोजाना 1 लाख के आसपास मामले निपटाए जा रहे हैं। इस हिसाब से बाकी बचे मामलों को कम से कम 45 दिन तो लगेंगे, और तब तक चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ विधानसभा का कार्यकाल 7 मई तक है। उससे पहले हर हालत में सरकार का गठन होना है। अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाना संवैधानिक मजबूरी बन जाएगी और अनिवार्य हो जाएगा। तो ये आशंका तृणमूल कांग्रेस को है, इसीलिए ममता बनर्जी पिछले सप्ताह 5 दिन कोलकाता में धरने पर भी बैठी थी, और तृणमूल के नेताओं को भी इस बात की आशंका है कि मतदाता सूची अगर तैयार नहीं हुई पूरी तरह तो इतने लोगों को छोड़कर आखिर चुनाव कैसे पारदर्शी, मुक्त और निष्पक्ष हो सकते हैं। चुनाव आयोग के साथ बैठक में कांग्रेस और सीपीएम ने भी यह मुद्दा उठाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। लेकिन सवाल है, अगर 45 लाख वोट अभी बाकी हैं और अब तक जो समय लगा है, करीब 15 दिनों से काम चल रहा है, 15 लाख लोगों का निपटारा हुआ है, तो कब तक आखिर ये चलेगा। और अगर 10-20 लाख भी लोग छूट गए चुनाव प्रक्रिया से और चुनाव का ऐलान हो गया, मतदान होने लगा, तो बहुत बड़ा अंतर पड़ सकता है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां मामूली वोटों से 1000, 2000, 10,000 वोटों से हार जीत का अंतर तय होता है। तो आशंकाएं तो घनीभूत हो रही है, जैसा कहा जा सकता है। प्रखर जी, ये एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जो आप कह रहे हैं उसी के हिसाब से मैं सवाल कर रहा हूं, उसी की रोशनी में, कि 17-18 मार्च तक अगर चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो आमतौर पर देखा जाता है कि बंगाल का चुनाव 7-8 चरणों में होता है। अगर मुझे याद आ रहा है तो पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें भी संभवतः 8 चरण हुए। जी जी। तो अगर 7 या 8 चरणों में चुनाव होना है या होगा, कोई नहीं जानता कितने चरण में घोषित करे इलेक्शन कमीशन, लेकिन एक संभावना। तो ऐसी स्थिति में कैसे चुनाव इतना जल्दी करा लेंगे कि वो 7 तारीख तक विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी हो और इतने नाम बाकी हैं। तो क्या सूरत हाल क्या बचता है? 2, एक तो राष्ट्रपति भवन
राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और राज्यपाल आर.एन. रवि के मातहत चुनाव संपन्न हो। दूसरा यह हो सकता है कि विशेष परिस्थिति में मामला कोर्ट चला जाए और ममता बनर्जी को ही उनका कार्यकाल बढ़ाने की बात की जाए, क्योंकि हर हालत में जो टीएमसी वो नहीं चाहेगी कि आर.एन. रवि के नेतृत्व में चुनाव हो। तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए? ऐसा एक्सेप्शनली कुछ राज्यों में अतीत में हुआ है विभिन्न कारणों से। तो क्या बहस, क्या चर्चा बंगाल में है? देखिए, अभी तो तमाम संभावनाएं खुली हैं। ये है कि चुनाव हो भी सकते हैं समय पर, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है और ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकता है। अभी तीनों संभावनाएं खुली हैं। किसी एक के पक्ष में कुछ कहना अभी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन आर.एन. रवि को जब राज्यपाल बनाया गया, ममता धरने पर बैठी थी पिछले शनिवार को, उन्होंने तभी कहा था कि क्या केंद्र यहाँ राष्ट्रपति शासन का खेल खेलने की तैयारी में है और अचानक राज्यपाल क्यों बदला। जिस राज्यपाल ने तमिलनाडु की सरकार को इतना परेशान किया, उनको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है तो पार्टी इसके लिए भी तैयार है। तो अभी सब रास्ते खुले हैं। और जहां तक चुनाव के चरणों का सवाल है, चुनाव आयोग के साथ बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने तो इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी तमाम दलों का कहना था कि 1 या 2 चरणों में ही अधिकतम चुनाव कराए जाने चाहिए। इसकी वजह है कि ज्यादा चरणों में चुनाव का फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता है, उसे अपना पूरा तंत्र इधर से उधर शिफ्ट करने का समय मिल जाता है। तो चुनाव आयुक्त ने भी यही बात कही, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि तमाम लोगों ने एक या अपने सुझाव दिए हैं। अब हम लौटकर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद तय करेंगे कि कितने चरण में मतदान होगा। लेकिन सीपीएम के लोगों से भी मेरी बात हुई, कांग्रेस के सब लोग चाहते हैं कि 1 या 2 चरणों में ही इस बार चुनाव कराया जाए। तो ये एक रास्ता है कि अगर 2 चरणों में चुनाव है तो चलिए 15 के बाद भी चुनाव होता है, अगर 1 सप्ताह के अंतर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तय कार्यकाल के भीतर ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लेकिन अब सब कुछ निर्भर है एसआईआर की कवायद पर। और चुनाव जहां तक मुझे जो जानकारी है, परसों तक इसका ऐलान हो सकता है, रविवार या सोमवार को। इसकी संभावना काफी यहाँ कयास तेज है कि रविवार या सोमवार को, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने असम में उद्घाटन किया, अभी भी यहाँ उनकी रैली चल रही है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, और 18,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना है उनको। तो हो सकता है चुनाव आयोग इसका इंतजार कर रहा हो। तो आज के बाद कई बार हमने देखा है, रविवार को भी चुनाव आयोग ऐलान करता रहा है चुनाव की तारीखों का। असम में भी होना है, यहाँ भी 5 राज्यों में। तो संभावनाएं इसकी है कि कल या परसों हो जाए और 2 नहीं तो 3 चरणों में मतदान करा लिया जाए और तय समय के भीतर हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये क्या ऐसा संभव है कि चुनाव डिक्लेयर कर दिया जाए और विशेष प्रावधान करके कोर्ट की तरफ से, माननीय कोर्ट जो निगरानी कर रहा है एसआईआर पर, जो भी प्रक्रिया चल रही है जुडिशियल ऑफिसर्स के जरिए, कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके और मामले को उसका निपटारा जो है समय से कर दिया जाए। तो क्या यह भी बीजेपी के दिमाग में होगा या केंद्र के जो चलाने वाले लोग हैं कि भाई अगर हम राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराते हैं तो बंगाल में, पहले भी बंगाल के इलेक्शन में वायलेंस वगैरह की आशंका ज्यादा रही है और कई बार हुआ भी है। तो क्या केंद्र का असेसमेंट ये भी है कि बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो जाएगा? बीजेपी के लिए नुकसानदेह इसलिए हो जाएगा कि जो आशंका व्यक्त कर चुकी है ममता बनर्जी कि केंद्र चाहता ही नहीं चुनाव नॉर्मल, वो एबनॉर्मल चुनाव चाहता है, राष्ट्रपति शासन में चाहता है, ताकि वो दंड फंद करके किसी तरह सत्ता पर काबिज हो जाए। तो ये कारण एक लगता है आपको कि शायद चुनाव राष्ट्रपति शासन में न कराने की बात तय की जाए? देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा, तमाम रास्ते खुले हैं, तीनों संभावनाएं बन रही है। लेकिन मुझे लगता है और बीजेपी भी यह बात समझती होगी कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, सरकार को बर्खास्त कर, और विधानसभा भंग हो जाए, मियाद पूरी हो जाए उसकी, तो हो सकता है ये बुमेरांग हो जाए, उसके खिलाफ चली जाए। ममता जिस तरह किसी मुद्दे को आम लोगों से जोड़ती है, बांग्ला राष्ट्रवाद और बंगाली अस्मिता से जोड़ती है, तो उसमें ये दोधारी तलवार की तरह है राष्ट्रपति शासन लागू करना। इसलिए बीजेपी भी, मुझे लगता है, अचानक या हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाएगी। इसके तमाम पहलुओं की समीक्षा और सबसे राय विमर्श के बाद ही ऐसा कोई काम करेगी, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रपति शासन
किसी सरकार की मियाद पूरी होने के पहले आखिरी मुझे लगता है करीब 49-50 साल पहले ऐसा किया गया था एक बार सिद्धार्थ शंकर राय की सरकार के दौर में, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई नहीं लगता है। ममता जब विपक्ष में थी लगातार 355-356 की मांग करती रही थी। जब केंद्र में कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, ममता सरकार में शामिल भी थी, लेकिन किसी ने ऐसा तब फैसला नहीं किया था, क्योंकि ये दो-धारी तलवार है, उधर भी काट सकती है, इधर भी काट सकती है, और जिसका पूर्वानुमान लगाना बड़े से बड़े पंडितों के लिए भी असंभव है। तो मुझे लगता है काफी ठोक बजाकर ही कोई फैसला होगा। और जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है इस मामले में, एसआईआर में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, बाकी जिन राज्यों में भी एसआईआर हुआ है कहीं विवाद नहीं हुआ, सब जगह मतदाता सूची प्रकाशित हो गई समय से तय समय के, लेकिन बंगाल में ही सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है और अब भी यह विवाद चल ही रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब एसआईआर को लेकर बयानबाजी न हो रही हो और दिक्कतें नहीं सामने आ रही हो। छोटी छोटी बातों पे लोगों के नाम कट जा रहे हैं। कई दिक्कतें ऐसी है कि अल्पसंख्यक बहुल जो जिले हैं, जो तृणमूल का वोट बैंक जिनको माना जाता है, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, उन जिलों में ज्यादातर अल्पसंख्यकों के नाम ही इस सूची में है, विचाराधीन वाली तार्किक विसंगति की सूची में। तो ये भी एक मसला है और ममता भी ये जानती हैं। ममता कोई आज की राजनीतिज्ञ तो है नहीं, वो भी काफी अनुभवी हैं। तो अब ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक खेल है और दोनों पक्ष अपने अपने विकल्प तौल रहे हैं, कौन सा सही रहेगा, कौन सा अचूक रहेगा, कौन सा उल्टा असर हो सकता है। तमाम चीजें चल रही है अभी। बिल्कुल आखिरी सवाल प्रभाकर जी, जो पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्योंकि आप बंगाल में हैं और इतने लंबे अरसे से आप बंगाल को देख रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से पिछला चुनाव और इस चुनाव में चुनाव पूर्व परिस्थिति जो दिखाई दे रही है, पॉलिटिकल समीकरण जो दिखाई दे रहे हैं, लोगों के रुझान जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, पिछला चुनाव कोरोना के कारण माहौल अलग हो गया था। कोरोना एक मेजर भूमिका में था और उस समय रैलियां हो रही थी, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, तमाम मंत्रियों के। ममता ने उसे भी अपने पक्ष में भुनाया था। ममता को जो चोट लगी थी पांव में, उसको भी भुनाया था, और जो खेला होवे का नारा दिया था उसको भुनाया था। महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला था। तो उस समय शुरुआती दौर में लग रहा था कि बीजेपी ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए थे। हम लोगों को भी लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन ममता ने फिर बाद में ऐसा घुमाया, इन सब चीजों को मिला के बांग्ला की इज्जत और अस्मिता से जोड़ दिया कि खेल उनके पक्ष में चला गया और सीटें ज्यादा मिल गई। लेकिन इस बार जो चुनाव पूर्व माहौल लग रहा है, कुछ अनिश्चित सा लग रहा है और एसआईआर इसमें निर्णायक मुद्दा हो सकता है। अब एसआईआर का किसे फायदा होता है, किसे नुकसान, चुनाव से ही तय होगा। चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि ममता क्या इसको एक बार फिर बंगाल के सम्मान, प्रतिष्ठा और बंगालियों की अस्मिता से जोड़ने में कामयाब रहती है, या बीजेपी इसको अल्पसंख्यक और बांग्लादेशियों के मुद्दे से जोड़कर और हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब रहती है। ये सब तमाम चीजें कई जमीनी स्तर पर छोटे छोटे समीकरण काम करेंगे। तो मुझे लगता है अब चुनावों के ऐलान के बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो सकेगी। अभी इस बारे में कुछ भी पूर्वानुमान लगाना सही नहीं होगा। ओके, शुक्रिया प्रभाकर जी। हम आपसे भविष्य में भी चुनाव जैसे जैसे माहौल गर्म होगा, हम बीच बीच में जरूर आपको कष्ट देते रहेंगे, बात करते रहेंगे, ताकि हिंदी हार्टलैंड में बहुत सारे लोग जो बंगाल के चुनाव में गहरी रुचि लेते हैं, और रुचि इसलिए भी है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में काफी कशमकश है, तो इसकी हम जानकारी देने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे अपने कार्यक्रमों में। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।